हाँ तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो वहां हिंदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी सफलता में। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप गौर कर सकते हैं कि लगभग 37 से 38 प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखो एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं कि आपको हिंदी के सिलेबस में कौन कौन सी चीजें पढ़नी होंगी। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। मतलब यहां पर आपको मैं पढ़ाऊंगा, आपको जानना होगा कि हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ था, हिंदी जो शब्द है वो कहां से आया था, और उसके साथ में हिंदी से विकसित होने वाली जो अन्य भाषाएं हैं उन भाषाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। जो क्षेत्रीय भाषाएं होती है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं, उन भाषाओं से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान लिखा हुआ है। अब हिंदी व्याकरण के मौलिक ज्ञान में आपका पूरा का पूरा हिंदी का ग्रामर या हिंदी का व्याकरण जो है वो पूरा शामिल हो जाता है। इसमें आपको वर्णमाला टॉपिक पढ़ना होगा। तो भैया, वर्णमाला टॉपिक में आपको पता है कि जितने भी आपके हिंदी के 52 वर्ण हैं, उन 52 वर्णों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनका उच्चारण स्थान होता है ना, या फिर वो सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। इसके बाद विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा जाता है। भाई एक चीज देखिएगा, मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, अब मैं बातचीत करते में बीच बीच में जब मेरा एक सेंटेंस पूरा होता है तो मैं वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकता हूं, है ना। तो किसी वाक्य को बोलते समय, किसी से बातचीत करते समय जहां जहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, उन्हीं को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। और उन सबको आपको वहां पर पूछेगा कि विराम चिन्ह का साइन दे देगा, चिन्ह दे देगा, और आपसे पूछेगा कि ये विराम चिन्ह क्या दिखाता है। अल्प विराम किसे कहते हैं, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, उद्धरण चिन्ह किसको कहा जाता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी होंगी। इसके अलावा यहां पर आपको तद्भव और तत्सम को पढ़ना होगा। तद्भव और तत्सम, तो अभी यहां पर आप इतना समझ लीजिएगा कि तत्सम शब्दों में ऐसे शब्दों को शामिल किया जाता है जो हिंदी भाषा में उसी तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं जैसे उनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता था, और तत्सम शब्दों से ही आपके तद्भव शब्दों का निर्माण हुआ। जैसे तत्सम शब्द होता है अग्नि, और अग्नि से मान लीजिए आपने बना दिया आग, तो आग जो होगा वो क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। इसके अलावा पर्यायवाची आपको पढ़ने होंगे। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, तो आप इनको समानार्थी शब्द भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है उनको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा विलोम शब्द पूछे जाएंगे। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है कि जो अपने आप से भिन्न अर्थ दिखाते हो। भिन्न अर्थ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहूं अग्रज, है ना, अग्रज, अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाता है, अनुज हो जाता है। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, और अनुज का मतलब क्या हो जाता है, छोटा भाई। इसके अलावा अनेकार्थक शब्द पढ़ने होंगे। अनेकार्थक का मतलब क्या होता है, जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं तो उनको हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए शब्द है कनक, और कनक के दो अर्थ आप लगा सकते हैं। एक लगा सकते हैं सोने के साथ, और एक लगा सकते हैं धतूरे के साथ। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस 2025-26 को टारगेट करते हुए सम्मान बैच एग्जाम विधि परिवार के द्वारा आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर मैं आप लोगों को पूरी की पूरी हिंदी टॉपिक वाइज विद प्रैक्टिस कंप्लीट कराऊंगा। इस बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज में। बैच की विशेषताएं क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूं। तो आगे की तरफ देखिएगा, तो यहां पर आपसे पूछेगा वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। मतलब क्या हुआ कि आपको कई सारे शब्द दिए होंगे और उन शब्दों के लिए आपसे पूछेगा कि इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्रीवियस ईयर में एक प्रश्न आया था आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, पूछा गया था कि जो पढ़ने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है। तो जो पढ़ने योग्य होता है उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं और वो होता है पठनीय। तो वो उसी प्रकार के शब्द आपको यहां पर
कंप्लीट करने होंगे। फिर आता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या होता है कि भैया देखो ऐसे शब्द जो पढ़ने में या फिर सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो उन्हीं को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही एक प्रश्न पूछा गया था कि मंदिर और मंदिरा, है ना, मंदिर और मंदिरा, फिर इनका अर्थ पूछा गया था कि मंदिर का अर्थ किसके साथ लगाया जाता है या मंदिरा का अर्थ किसके साथ लगाया जाता है। तो मंदिर का अर्थ जो लगाया जाता है वो पूजा गृह या फिर देवालय के साथ लगाया जाता है, और वहीं पर मंदिरा का अर्थ जो होता है वो अश्वशाला के साथ लगाया जाता है, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, अश्वशाला। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को पढ़ना होगा अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, है ना, मतलब वाक्य गलत तरीके से लिख दिया गया होगा, आपको उसे क्या करना होगा, शुद्ध करना होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि एक ही वाक्य को 4 तरीकों से लिखा जाएगा और आपसे पूछेगा कि उनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसके अलावा आपको पूछेगा लिंग से प्रश्न, है ना, कि भैया कोई शब्द दे दिया, पूछ लेगा कि ये पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। वचन से पूछ लेगा कि कोई शब्द एक वचन होता है या बहुवचन में है ना, या फिर कोई शब्द दे देता है, कहता है कि ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा। कारक से प्रश्न पूछ लेता है ना, कारक क्या होता है, तो वाक्यों के जो शब्द होते हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करने के लिए आपको कारकों का प्रयोग करना होता है। जैसे कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, तो उन सब कारकों को यहां पर हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लोगों को पद के भेदों पर पहुंचना होगा। पद के भेदों में आपको याद रखना है, संज्ञा आप पढ़ेंगे, सर्वनाम आप पढ़ेंगे, विशेषण आप पढ़ेंगे, क्रिया आप पढ़ेंगे, अव्यय आप पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये हम पढ़ते हैं पद के भेदों में, है ना, कि कौन से शब्द संज्ञा होते हैं, विशेषण होते हैं या फिर क्रिया क्या होती है, इन सब चीजों को कंप्लीट करेंगे। फिर इसी से जोड़कर एक टॉपिक आया था काल, है ना, कि कोई वाक्य जो है वो किस काल में दिया हुआ है। जैसे आपके वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्य काल होता है। फिर वर्तमान काल में भी आपके कई सारे प्रकार हो जाएंगे, भूतकाल में भी कई सारे प्रकार हो जाएंगे और भविष्य काल में भी और सारे प्रकार हो जाएंगे। इसके बाद आपको वाच्य पढ़ना होगा। वाच्य क्या होता है कि यदि किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब क्रिया का फल यदि कर्ता पर पड़े तो कर्तवाच्य हो जाता है, यदि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो कर्मवाच्य हो जाता है, और यदि क्रिया का फल कर्ता और कर्म पर ना पड़े तो उसे फिर भाववाच्य कहा जाता है। तो तीनों वाच्य हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अव्यय में ऊपर ही बता दिया गया हूं, अव्यय जो होते हैं भैया ऐसे शब्द होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते तो उसको हम कहते हैं अव्यय। ठीक है, और ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर जाते हैं उनको हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों जो है ये विकारी शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, और अव्यय जो होता है ये अविकारी शब्द होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। भाई उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ऐसे कुछ शब्द जो किसी शब्द के आगे से जुड़े और उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर आए तो उनको कहते हैं उपसर्ग। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए एक शब्द है जय, है ना, अब एक शब्द लिखा हुआ है जय, अब मैंने क्या किया इसके आगे मैंने जोड़ दिया परा। ठीक है, अब ये दोनों शब्द आपस में मिले तो इनके मिलने से बन गया पराजय, तो यहां पर एक नया अर्थ निकल कर आया। तो यहां पर परा शब्द जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। या फिर मान लीजिए शब्द होता है हार, ठीक है, अगर मैं हार के आगे प्रा लगाता हूं तो अर्थ चेंज हो जाएगा, प्रहार हो जाएगा। अगर इसी के आगे मान लो मैं निरा शब्द लगा दूं तो निराहार हो जाएगा, यानी कि आज का जो अर्थ है वो चेंज हो जाएगा। अगर यहीं पर मैं आ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आहार हो जाएगा, यानी इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। तो आ, प्र, परा, ये सब जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में पीछे से जोड़े जाते हैं, है ना, जो किसी शब्द में पीछे से जोड़े जाते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन लेकर आते हैं। ठीक है, तो भैया यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय को पूरा डिटेल
में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस तरीके से जोड़े जाते हैं। और हाँ, एक और चीज कि उपसर्ग जो होते हैं इनका अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं इनका अपना अलग अर्थ नहीं होता। इसके बाद इसी व्याकरण में संधि आ जाएंगी, है ना। संधि के भैया आपको पता है 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और फिर स्वर संधि 5 प्रकारों में बदल जाती है या फिर बट जाती है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं, संधि किस प्रकार से बनानी है, पहचाननी कैसी है, ट्रिक के साथ उस चीज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आता है समास, ठीक है। समास जिसमें बेसिकली आपके 6 प्रकार के समास आ जाते हैं, है ना। इसमें आप लोग देखते हैं कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, उन सब समासों को यहां पर हम कंप्लीट करेंगे। पहचानेंगे कैसे, देखो सबसे बड़ी चीज होती है पहचानना। तो मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से शब्द को पहचानना है कि ये इसी संधि से संबंधित है या ये इसी समास से संबंधित है। इसके बाद आते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे, हमेशा जब भी इसका कोई चैप्टर आता है तो हमेशा मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों एक साथ आते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है। मुहावरे क्या होते हैं, मुहावरे शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनका प्रयोग किसी अन्य वाक्य के साथ किया जाए। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपसे कहूं कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, है ना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया, तो 9-2-11 हो जाना ये क्या होता है, मुहावरा। लेकिन मैं इसको प्रयोग कर रहा हूं पुलिस को देखकर के साथ, तो यहां पर मैं कहूंगा कि 9-2-11 होना वो क्या है, वहां पर मुहावरा। और लोकोक्ति क्या होती है भैया, तो लोकोक्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, लोक और उक्ति, मतलब ऐसे शब्दों का समूह जो हमारे आम जनमानस में पीछे से चला आ रहा है, परंपराओं में चला आ रहा है, तो वो होती है लोकोक्तियां। और लोकोक्तियों में जो शब्द समूह होता है उसका प्रयोग आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। जैसे आप लोग बोल देते हैं आमतौर पर जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। अब इसको किसी अन्य शब्द के साथ, अन्य वाक्य के साथ आपको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो क्या होती है, लोकोक्ति होती है। इसके अलावा हम रस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रस क्या होते हैं कि भैया जब भी आप किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उस काव्य को पढ़ने से आपके मन में जो भावना उत्पन्न होती है, जो भाव उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद छंद आ जाएगा भैया, कोई भी काव्य जो बनाया जाता है, कोई भी कविता बनाई जाती है, बिना छंद के नियमों के उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, उसे कंप्लीट करेंगे। फिर इसी में आ जाता है आपका अलंकार। अलंकार क्या होता है, तो भैया किसी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला तत्व जो होता है उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, है ना। अब चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहां पर हम देखते हैं कि चा वर्ण जो है उस चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो हम कहेंगे वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। या फिर मैं आपसे कहूं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जर गई गए निशाचर भाग, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि भैया हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी जब तक पूरी लंका धुंध होकर जल गई, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। तो उदाहरणों के साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे अलंकार के, और भी बहुत सारी चीज आपकी व्याकरण में आ जाती है। इसके बाद अपठित बोध आ जाएगा। अपठित बोध में क्या होगा कि आपको एक गद्यांश देगा, एक पद्यांश देगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न देगा, आपको उन्हें उसे सॉल्व करना है। इसके बाद कवि आ जाएंगे, लेखक आ जाएंगे और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं आ जाएंगी, कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई। हिंदी भाषा में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, उन सब की हम लोग बात करेंगे। और यहां पर फिर जो बचेगा वो सारी चीजें आप लोग विविध में शामिल कर सकते हैं। तो भाई इन सब चीजों की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराने के लिए मैं आप लोगों को सम्मान बैच में हिंदी पढ़ाने वाला हूं। इस बैच को अभी आप मात्र 99 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलने क्या वाला है, तो भैया लाइव क्लासेस तो आपको मिलने ही वाली हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस तो आपको मिलेंगी, लेकिन यदि आप लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर वही लाइव क्लास आपको रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से भी मिल जाएगी, जिससे आपका अध्ययन छूटे ना। इसके अलावा जो भी आपको मैं क्लास में बोर्ड पर पढ़ाऊंगा उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, क्लास नोट्स दिए जाएंगे, और जितना मैं पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस करने के लिए डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर आपको दिया
जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, जैसे कोई टॉपिक खत्म होगा, जैसे कोई सब्जेक्ट हमारा खत्म होगा, तो उसका हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी आयोजित करेंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो उस डाउट को दूर करने के लिए एक्स्ट्रा में डाउट क्लासेस का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा भाई रिवीजन क्लासेस होंगे। रिवीजन क्लासेस में क्या होगा कि जैसे ही आपका सिलेबस 15 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, हफ्ता भर हो गया, तो उसके बाद एक क्लास में लगा दूंगा उसके रिवीजन की, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलने वाली है। और हाँ, यदि आप बैच को अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ई बुक और हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो जल्दी जाइएगा, एग्जाम विधि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और सम्मान बैच को ज्वाइन कीजिएगा।